हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान का सागर में। तो दोस्तों, आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ वो लेकर आया हूँ देहरादून ज़िला सीरीज। ठीक है, कुमाऊँ के हमारे कंप्लीट हो गए हैं 6 ज़िले। अब हम गढ़वाल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला ज़िला हमारा आ जाएगा देहरादून। ठीक है, तो ये 3 अध्याय में आएगा क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट बड़ा है। तो ये 3 अध्याय में हम इसको कंप्लीट करेंगे। हो सकता है कि 2 अध्याय में ही यह कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और जितने भी लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर कहीं पर भी आपको डाउट लगता है या कहीं पर मेरे बताने में कुछ गलती होती है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, वो मैं करप्शन कर दूंगा क्योंकि ह्यूमन एरर से होता ही है। ठीक है, तो कभी कभार हो जाता है। तो क्लास को स्टार्ट करता हूँ क्योंकि क्लास फिर लंबी हो जाती है। जितने भी कनिष्ठ सहायक वाले बच्चे हैं तो अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से कीजिए। ठीक है, और क्योंकि अब 60 दिन का समय कुल बचा हुआ है। ठीक है, अब आपको पहले आप ज़्यादा पढ़ते होंगे, कम से कम 7-8 घंटे निकालते होंगे, तो अब थोड़ा सा कम कर दीजिए। ठीक है, जो आपका बेसिक है उसको आप पकड़ में कीजिए। ठीक है, जो टफ वाले थे टॉपिक वो आपने कंप्लीट कर दिए होंगे। ठीक है, अब अपना बेसिक है जो उनको पकड़ मजबूत कीजिए उन पर। ठीक है, क्योंकि जो बेसिक होता है वही आपको जो सिलेक्शन होता है रोकती हैं वही चीज़ें, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं होता है। ठीक है, आपको लगता है कि हमारा बेसिक अच्छा है लेकिन वहाँ जाके आप कन्फ्यूजन हो जाते हो। ठीक है, तो आपको उनका रिवीजन ज़रूर करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं देहरादून डिस्ट्रिक्ट को देखेंगे आज हम। ठीक है, पहले हम इसमें देख लेते हैं देहरादून डिस्ट्रिक्ट। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1817 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसके उत्तर में कौन सा ज़िला स्थित है, पश्चिम में कौन सा ज़िला स्थित है, और पूर्व में कौन सा ज़िला स्थित है, और दक्षिण में, ठीक है, कौन स्थित है, तो हम वो देख लेते हैं। इसके जो उत्तर में है वो है आपका उत्तरकाशी। ठीक है, और जो इसका दक्षिण में है वो है आपके हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, और पश्चिम में आपका आ जाएगा इसमें उत्तर प्रदेश, पश्चिम दक्षिण में। ठीक है, और जो इसके पश्चिम में है आपका एक्यूरेट पश्चिम में वो है इसमें हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और इसके पूर्व में है आपका टिहरी गढ़वाल। ठीक है, ये 4 डिस्ट्रिक्ट हो गए हमारे। कौन कौन से? उत्तरकाशी, हिमाचल, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार। 4 ज़िलों ने 4 ज़िलों की सीमाएं लगती हैं देहरादून डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, और एक राज्य की सीमा लगती है, कौन से? उत्तर प्रदेश, और एक दो राज्य हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये हम देख लेते हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ स्थल हैं जो प्रसिद्ध हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, मोटा मोटी, क्योंकि कभी कभार पूछ लेते हैं कि ये स्थल किस ज़िले में स्थित है। ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं। इसमें पहला आएगा हनोल, उत्तर की छोर से। त्यूनिया आएगा इसमें, कांडा आएगा, कुनैन आएगा इसमें, देवबन आएगा, चक्राता आ जाएगा इसमें, सहिया आ जाएगा आपका, नाग घाट आएगा इसमें, लखवाड़ आ जाएगा इसमें, और इसमें आएगा भद्राज आ जाएगा इसमें, और उसके बाद मशक आ जाएगा इसमें, मशक, बुडेर आ जाएगा, मलेटे आ जाएगा, कूटी आ जाएगा इसमें, हरबतपुर आ जाएगा, कालसी आ जाएगा इसमें, विकास नगर आ जाएगा इसमें, सहसपुर इसमें आ जाएगा, प्रेम नगर इसमें आ जाएगा, मसूरी इसमें आ जाएगा, राजपुर इसमें आएगा, मायरा इसमें आएगा, और देहरादून तो है ही, राजधानी है उत्तराखंड की, ये आपको याद रखना है। और इसमें आ जाएगा आपका क्लाइमेट टाउन आ जाएगा इसमें, रायपुर आ जाएगा, रामगढ़ आ जाएगा, बूलावाला आ जाएगा, और ऋषिकेश आ जाएगा। इतने स्थल हैं जो वो हैं आपके देहरादून डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। ठीक है, इतने सारे, तो ये आपको याद रखना है। लास्ट इसमें कांसुरो भी है, ये भी याद रख लेना, कांसुरो। ठीक है, अब हम इसकी देख लेते हैं सीमाएं। सीमाएं तो मैंने ऑलरेडी बता दी हैं, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। ठीक है, पूर्व दिशा की ओर इसमें टिहरी गढ़वाल है, पश्चिम की ओर इसमें हिमाचल और उत्तर प्रदेश है, उत्तर की ओर इसमें उत्तरकाशी है, दक्षिण की ओर हरिद्वार और पौड़ी है। ठीक है, और उसके बाद हम देख लेते हैं देहरादून जनपद का इतिहास। हल्का से मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपको भी प्रॉपर दिखे।
देहरादून जनपद का इतिहास। सिखों के गुरु राम राय ने 1676 ईस्वी में करतारपुर पंजाब से यहाँ आए थे। इनका देहरादून में डेरा डालने के कारण यहाँ का नाम देहरादून पड़ा। ठीक है, देहरादून पड़ा। आगे देखेंगे। आगे है किताबों में इनकी आगमन की तिथि 1699 कही गई है। अन्य किंवदंतियों के अनुसार देहरादून का नाम पहले द्रोणनगर था। ठीक है, जो अन्य किंवदंतियाँ हैं वो क्या बताते हैं, देहरादून का नाम पहले क्या था, द्रोणनगर था, इसलिए इसका नाम देहरादून पड़ा। ठीक है, पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य ने यहाँ तपोभूमि बनाई थी। ठीक है, इसलिए इसका नाम द्रोणनगर था पहले। ठीक है, इतिहासकारों के अनुसार देहरादून का प्राचीन नाम क्या था, पृथ्वीपुर था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। पृथ्वीपुर किस का प्राचीन नाम है, ये आपसे पूछा जाएगा, तो किसका है, देहरादून का। टिहरी नरेश फतेह शाह ने गुरु रामराय को 3 ग्राम दान दिए थे। 1936 ईस्वी में शाहजहां के सेनापति नवाजत खान ने दून घाटी पर आक्रमण किया। कब किया था, 1936 ईस्वी में किया था। ठीक है, और कौन से नरेश ने 3 ग्राम दान किए थे गुरु राम राय को, तो फतेह शाह ने किया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखने हैं। उस समय गढ़वाल की संरक्षिका कौन थी, महारानी कर्णावती। ठीक है, जिस टाइम पर नवाजत खान ने दून घाटी पर आक्रमण किया था, उस टाइम पर गढ़वाल की जो संरक्षिका थी वो थी आपकी महारानी कर्णावती। ठीक है, प्रदीप शाह के समय रोहिला सरदार नजीबुद्दौला ने दून क्षेत्र में आक्रमण किया और 1770 ईस्वी तक यहाँ पर राज किया। ठीक है, 1770 ईस्वी तक यहाँ पर राज किया। किसने, रोहिला सरदार नजीबुद्दौला ने। आगे बढ़ेंगे। 1699 ईस्वी में गुरु राम राय ने यहाँ मुग़ल शैली के गुरुद्वारा की नींव रखी। ठीक है, गुरु राम राय ने यहाँ पर क्या रखी, मुग़ल शैली की गुरुद्वारा की नींव रखी। कब रखी, 1699 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। 1785 ईस्वी में गुलाम कादिर ने देहरादून क्षेत्र में आक्रमण किया और उमेद सिंह को यहाँ का गवर्नर बनाया गया। ठीक है, प्रद्युम्न शाह ने अपनी पुत्री का विवाह उमेद सिंह के साथ कर दिया और उसे यहाँ का स्थायी शासक नियुक्त किया। ठीक है, किसने अपनी पुत्री का विवाह उमेद सिंह से किया, जो था प्रद्युम्न शाह। ठीक है, यानी कि गढ़वाल का और कुमाऊं का जो अंतिम शासक था। ठीक है, कुमाऊं का तो महेंद्र चंद्र था, तो जो गढ़वाल का था वो था आपका प्रद्युम्न शाह। ठीक है, प्रद्युम्न शाह के मंत्री रामा व धरणी ने दून क्षेत्र को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। रामा व धरणी का वध पराक्रम शाह ने करवाया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। जो प्रद्युम्न शाह के मंत्री रामा व धरणी ने दून क्षेत्र के व्यवस्थित करने का प्रयास किया था, उनका निधन किसने किया था, पराक्रम शाह ने किया था। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। आगे देखेंगे 1803 में गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण किया। 14 मई 1804 में देहरादून के खुरबड़ा मैदान में गोरखों एवं प्रद्युम्न शाह के बीच युद्ध हुआ। ठीक है, प्रद्युम्न शाह मारा गया और 1815 तक देहरादून गोरखों के अधीन रहा था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। कब हुआ था युद्ध, 14 मई 1804 ईस्वी को। ठीक है, आपसे दिनांक और स्थापना पूछी जाती है, तो आपको याद रखना है। 14 मई 1804 ईस्वी को खुरबुड़ा के मैदान पर युद्ध हुआ था और उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ था आपका प्रद्युम्न शाह। 1398 में मोहान दर्रा से तैमूरलंग ने देहरादून में प्रवेश किया। 1815 ईस्वी में देहरादून क्षेत्र में अंग्रेज़ों के अधीन हो गया। ठीक है, कब हो गया, 1815 में यह क्षेत्र अंग्रेज़ों के अधीन हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। 1814 ईस्वी में अंग्रेज़ी सेना मोहांड व तिमली दर्रा से होकर आई। ठीक है,
मोहांड व तिमली दर्रा कहाँ पे है? देहरादून ज़िले में स्थित है। ठीक है, 1814 में ये अंग्रेजी सेना आई इसके रास्ते। ठीक है, मोहांड और तिमली दर्रे के रास्ते। आगे देखेंगे, आगे है 1814 ईस्वी में नाला पानी में बलभद्र शाह थापा व जनरल जिलेस्पी के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1814 में। ठीक है, नाला पानी के युद्ध के नाम से यह जाना जाता है। और किसके बीच हुआ था? यह बलभद्र शाह थापा व जनरल जिलेस्पी, ठीक है, अंग्रेजी सेना के बीच। ठीक है, नाला पानी में 2 स्मारक, खलंगा स्मारक जनरल जिलेस्पी उसके सिपाहियों की स्मृति में बनाया गया है। दूसरा स्मारक खलंगा गढ़ी में बलभद्र शाह व उसके सैनिकों की स्मृति बनाई गई है। ठीक है, 2 स्मारक हैं खलंगा गढ़ी में, एक खलंगा गढ़ी है और खलंगा स्मारक। ठीक है, एक किसके नाम से है? एक जिलेस्पी के नाम से है जो वहाँ की सेना थी, और बलभद्र व उसके सैनिकों की स्मृति सेकंड होगी। ठीक है, 2 स्मारक। देहरादून की स्थापना 1817 में हुई, जिसे सहारनपुर मंडल में शामिल किया गया। ठीक है, सहारनपुर मंडल में शामिल कब किया गया? 1817 ईस्वी में। ठीक है, देहरादून की स्थापना हुई। आगे बढ़ेंगे, 1825 को देहरादून को कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल किया गया। कब किया गया? 1825 को देहरादून को कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल किया गया। 1829 ईस्वी को देहरादून के साथ जौनसार बाबर का उपायुक्त रखकर मेरठ मंडल में रखा गया। ठीक है, देहरादून के साथ जौनसार बाबर का उपायुक्त रखकर मेरठ मंडल में इसको रखा गया था। ठीक है, कब रखा गया था? 1829 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, 1867 में देहरादून नगर पालिका बनाई गई। कब बनाई गई? 1867 में। 1871 में देहरादून को अलग ज़िले के रूप में प्रकाशित हुआ। ठीक है, अलग ज़िले के रूप में यह बनाया गया 1871 में। ठीक है, नगर पालिका कब घोषित की गई? 1867 में। 1975 में देहरादून को गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया। कब किया गया? 1975 को। किस में किया गया? गढ़वाल मंडल में। 9 दिसंबर 1998 में देहरादून नगर निगम बनाया गया। ठीक है, कब बनाया गया? 9 दिसंबर। डेट आपको याद रखनी है, डेट आप आयोग अच्छे से पूछ रहा है। ठीक है, दिनांक 9 दिसंबर 1998 को। ठीक है, ये था देहरादून जनपद का इतिहास। अब हम देख लेते हैं देहरादून जनपद का भौगोलिक स्थिति। ठीक है, देहरादून जिला शिवालिक हिमालय व मध्य हिमालय के बीच दून घाटी पर बसा है। देहरादून जिला 2 मुख्य भागों में बटा है, जिसमें एक दून घाटी व दूसरा पहाड़ी पर बसा जौनसार बाबर क्षेत्र है। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र हैं? दून घाटी और जौनसार बाबर क्षेत्र। ठीक है, 2 घाटी। देहरादून उत्तराखंड राज्य का पश्चिमी जिला है, ये भी आपको याद रखना है। क्रम पूछा जाता है कि पश्चिम से उत्तर की ओर जिले का क्रम बताइए। ठीक है, तो आपको याद रखना है उत्तराखंड राज्य का पश्चिमी जिला है देहरादून। देहरादून जनपद की सीमाएं 2 राज्यों से मिलती हैं। ठीक है, पहला हिमाचल प्रदेश और सेकंड उत्तर प्रदेश, ये मैंने पहले ही बता दिया था आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य के 4 जनपदों की सीमाएं देहरादून से लगती है, स्पर्श करती हैं, ये भी आपको याद रखना, ये भी बता दिया है मैंने। हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, ये 4 ज़िले ऐसे हैं जिसकी सीमाएं देहरादून से लगती हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, देहरादून जनपद से हिमाचल का सिरमौर जिला एवं उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जनपद की सीमाएं लगती हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, हिमाचल जो फेवरेट है मेरा। ठीक है, बहुत प्यारा ऐसा राज्य है हमारा भारत का। ठीक है, तो उसकी जो सिरमौर जिला है और वो लगता है देहरादून जनपद में। ठीक है, और उत्तर प्रदेश भी आपका जो सहारनपुर है जनपद लगता है उसका देहरादून से। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच 24 से 32 किलोमीटर चौड़ी एवं 350 से 700 मीटर ऊंचे फैले चौरस क्षैतिज घाटियों को दून क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, चौरस क्षैतिज घाटियों को दून कहते हैं। मानव जीवन के लिए
अनुकूल परिस्थितियां हैं। देहरादून राज्य का सबसे बड़ा दून है जो लगभग 75 किलोमीटर लंबा फैला हुआ है। ठीक है, उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा दून है कौन सा है? देहरादून। देहरादून क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 200 से 250 सेंटीमीटर तक होती है। देहरादून में सर्वाधिक वर्षा राजपुर में 318 सेंटीमीटर होती है। सर्वाधिक वर्षा राजपुर में होती है देहरादून के। ठीक है, कितनी सेंटीमीटर होती है? 318 सेंटीमीटर। ये था भौगोलिक स्थिति देहरादून का। अब हम देख लेते हैं देहरादून जनपद में जलप्रपात। ठीक है, पहला है इसमें टाइगर फॉल्स प्रपात। चक्राता देहरादून में स्थित है, 50 मीटर ऊंचा है यह। ठीक है, चक्राता से टाइगर फॉल ट्रैक मार्ग से जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। मोई गार्ड फॉल चक्राता में स्थित है। किमोना फॉल जलप्रपात चक्राता में 35 मीटर ऊंचा है। शिखर फॉल देहरादून के राजपुर में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। मासी जलप्रपात देहरादून जिले के मसूरी के पास स्थित है। पटना जलप्रपात ऋषिकेश में स्थित है। उसके बाद हम देख लेते हैं आगे कौन से प्रपात हैं। नेरगड्डू जलप्रपात ऋषिकेश व पौड़ी जिले में पड़ता है। गरुड़ चट्टी झरना और फूल चट्टी झरना ऋषिकेश में स्थित है। कांसरो ताल देहरादून के रायवाला के पास स्थित है। चंद्रबाड़ी ताल देहरादून से चंद्रभागा नदी निकलती है। ठीक है, आज मैंने कम्युनिटी में क्वेश्चन डाल रखा है, ऋषिकेश किन किन नदियों के बीच स्थित है? ठीक है, गंगा और चंद्रभागा नदी के बीच स्थित है। गौतम कुंड चंदबनी देहरादून में ही स्थित है। ठीक है, गौतम कुंड और चंदबनी देहरादून में ही स्थित है। आगे हम देख लेते हैं देहरादून जनपद की प्राकृतिक आपदाएं। देहरादून जनपद की प्राकृतिक आपदाएं। भूकंपीय जोन की दृष्टि से देहरादून जनपद को संवेदनशील जोन 4 में रखा गया है। ठीक है, 5 में कौन से हैं? अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, ये आपको याद रखने हैं। 1937 ईस्वी को देहरादून में 8 रिएक्टर स्केल का भूकंप आया था। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए देहरादून, टिहरी, गरुड़गंगा में भूकंप मापी स्टेशन बनाए गए हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना कहाँ कहाँ बनाए गए हैं? देहरादून और सेकंड टिहरी और थर्ड आपका गरुड़गंगा भूकंप मापी स्टेशन बनाए गए हैं। आगे बढ़ेंगे, देहरादून जनपद में नदियाँ और झीलें। ठीक है, देहरादून में बहने वाली आसन नदी यमुना की सहायक नदी है। आसन नदी यमुना नदी में रामपुर मंडी के पास मिलती है। आपसे पूछा जा सकता है रामपुर मंडी पर कौन सी नदी मिलती है यमुना में? तो मिलती है आसन नदी। पूर्वी यमुना नहर व आसन नदी के संगम पर डाक पत्थर में आसन बैराज बना हुआ है जो 1967 में बना था। ठीक है, कब बना था? 1967 1967 में। ठीक है, और किसके ये बीच बना हुआ है? यमुना नहर व आसन नदी के संगम पर बना हुआ है। ठीक है, यह बैराज। आसन बैराज से बने जलाशय को आसन जलाशय या ढालीपुर झील भी कहा जाता है। ठीक है, ढालीपुर जो झील है वो भी कहा जाता है आसन बैराज को। इस बैराज में प्रवासी पक्षियाँ एवं अन्य पक्षियों की प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। ठीक है, सोंग नदी दून घाटी की प्रमुख नदी है। सिसवा एवं बाल्दी नदी सोंग नदी की सहायक नदी है। अगर आपसे पूछी जाए कि सोंग नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? सिसवा और बाल्दी नदी सोंग नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे हम बढ़ेंगे, आगे देखेंगे देहरादून नगर के मध्य में बहने वाली रिस्पना एवं बिंदाल नदी सिसवा की सहायक नदी है। सिसवा की सहायक नदी कौन सी है? रिस्पना एवं बिंदाल। रायवाला के पास गंगा नदी से सोंग नदी मिलती है। कहाँ पर मिलती है? रायवाला के पास में ही गंगा नदी में सोंग नदी मिलती है, ये भी आपको याद रखना है। सहस्त्रधारा देहरादून बाल्दी नदी के तट पर पर्यटक स्थल है।
सहस्त्र धारा में गंधक युक्त जल मिलता है, ठीक है, यानी कि शुद्ध जल मिलता है। ये भी आपको याद रखना है। सहस्त्र धारा देहरादून में है और बाल्दी नदी के तट पर पर्यटक स्थल है, ठीक है। आगे हम देखेंगे देहरादून में राष्ट्रीय उद्यान व वन और वन्य जीव। देहरादून में राष्ट्रीय उद्यान और वन और वन्य जीव। देहरादून को वन नगर कहा जाता है। देहरादून के 51.59 51.59% भाग पर वन पाए जाते हैं देहरादून में। राज्य के नदी बेसिनों में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन टॉन्स नदी यानी कि 76.6% बेसिन में पाए जाते हैं। दून घाटियों में मानसूनी वन पाए जाते हैं जो 1500 मीटर ऊंचाई तक मिलते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? टॉन्स नदी में, ठीक है। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? टॉन्स नदी। आगे बढ़ेंगे। राज्य का पहला चिड़ियाघर देहरादून जू है, ठीक है। जो राज्य का पहला चिड़ियाघर है वो देहरादून में ही स्थित है, जू, ठीक है, जिसका पुराना नाम मालसी डियर पार्क था। देहरादून का जो जू है उसका पुराना नाम क्या था? मालसी डियर पार्क। आगे बढ़ेंगे। राज्य वन्य जीव बोर्ड का पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, ये भी आपको याद रखना है। राज्य का प्रथम वन्य जीव संरक्षण केंद्र मोतीचूर वन्य जीव विहार देहरादून की स्थापना आपकी 1935 में हुई थी, ठीक है। मोतीचूर वन्य जीव सबसे पुराना है जीव विहार देहरादून की स्थापना कब हुई थी? आपकी 1935 में। इस वन्य जीव की स्थापना हुई थी आपकी 1935 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे। राजाजी वन्य जीव विहार की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित की स्थापना 205 में हुई थी, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। राजाजी वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई थी? 1948 में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और आसन वेटलैंड संरक्षण की स्थापना हुई थी 2005 में, देहरादून में हुई थी। आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित 440 वर्ग हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 1983 में 3 वन्यजीव अभ्यारण्य चीला, मोतीचूर एवं राजाजी राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ये तीनों से मिलकर क्या बना? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। यह हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगर हाथियों के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है, राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो आएगा आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और ये 3 वन्यजीव अभ्यारण्य से बना हुआ है। कौन कौन से? चीला और मोतीचूर एवं राजाजी राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ठीक है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर सी राजगोपालाचारी के नाम पर पड़ा। इसका मुख्यालय देहरादून में है, ठीक है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 2016 में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, ठीक है। कब किया गया? 2016 को। किसके नाम पर बना हुआ ये? स्वतंत्रता के बाद गवर्नर सी राजगोपालाचारी, भारतीय गवर्नर, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और दूसरा टाइगर रिजर्व है। पहला कौन सा है? कॉर्बेट नेशनल पार्क जो रामनगर में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 3 जिलों में देहरादून, पौड़ी व हरिद्वार में फैला है, ठीक है। ये भी मैंने कम्युनिटी में क्वेश्चन डाल रखा है, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने भी अभी अटैम्प्ट नहीं किया होगा वो ये क्लास अगर देखेंगे अच्छी तरह से तो वो राइट आंसर करेंगे वहाँ जाके, ठीक है। 3 जिलों में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो 3 जिलों में फैला हुआ है, तो ये है आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन से? देहरादून हो गया, पौड़ी गढ़वाल हो गया, आपका हरिद्वार हो गया, ठीक है। 3 राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल आपसे पूछा जाता है। एक आयोग ने एक क्वेश्चन उठा लिया है हमेशा के लिए, हमेशा हर पेपर में एक क्वेश्चन आता है। ये राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र में क्षेत्रफल की दृष्टि से आते हैं, ठीक है। तो 820.4 वर्ग किलोमीटर पर यह फैला हुआ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है।
आगे बढ़ेंगे। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान राज्य का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, पहला कौन सा है? केदारनाथ वन्य जीव। ठीक है, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय उद्यान केदारनाथ वाला है जो, वो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में। ठीक है, दूसरा कौन सा है? राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दूसरा नंबर का यह है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 820.4 वर्ग किलोमीटर। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान में 23 प्रकार के स्तनधारी वन्य प्राणी व 313 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं मसूरी वन्यजीव विहार। मसूरी वन्यजीव विहार। मसूरी वन्यजीव विहार राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? मसूरी वन्यजीव विहार। मसूरी वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल 10.82 वर्ग किलोमीटर है। मसूरी वन्यजीव विहार माउंटेन क्वेल यानी कि पहाड़ी बटेर के लिए प्रसिद्ध है। 1993 में मसूरी वन्यजीव विहार की स्थापना की गई। स्थापना कब की गई? 1993 में। ठीक है, मसूरी वन्यजीव विहार की। अब हम देख लेते हैं देहरादून जनपद में प्रमुख पर्यटक स्थल। गुच्चू पानी देहरादून में स्थित है, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। ठीक है, जहाँ की रॉबर्ट्स केव प्रसिद्ध है। रॉबर्ट्स केव को डाकुओं या चोरों की गुफा भी कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए रॉबर्ट्स गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? चोरों के लिए और डाकुओं के लिए प्रसिद्ध थी। भागीरथी भागीरथी रिजॉर्ट्स सेलाकुई में पिकनिक स्पॉट है। ठीक है, फन वैली हरिद्वार मार्ग रोमांचकारी खेलों का आकर्षक केंद्र है। लच्छीवाला पिकनिक स्पॉट डोईवाला देहरादून में ही स्थित है। इंदिरा मार्केट देहरादून में ही स्थित है। राजपुर रोड देहरादून में है जो मसूरी को जाती है। ठीक है, राजपुर रोड है जो वो देहरादून में है और जो मसूरी को जाती है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं बुद्धा टेम्पल। बुद्धा टेम्पल देहरादून के क्लाइमेट टाउन में स्थित आकर्षक स्तूप है। बुद्धा टेम्पल मैंडोलिक मठ के रूप में प्रसिद्ध है। बुद्धा टेम्पल की स्थापना 28 अक्टूबर 2002 में हुई थी। ठीक है, स्थापना आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, आपको याद रखना है बुद्धा टेम्पल की स्थापना कब हुई थी? 28 अक्टूबर 2002 को। बुद्धा टेम्पल की ऊंचाई कितनी है? 220 फीट है। यह 5 मंजिल का मंदिर है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बुद्धा टेम्पल में भगवान बुद्ध की 103 फीट की प्रतिमा, इसका उद्घाटन दलाई लामा ने किया था। ठीक है, किसने किया था? दलाई लामा ने किया था। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 103 फीट। क्लॉक टावर देख लेते हैं। क्लॉक टावर देहरादून घंटाघर की नींव 24 जुलाई 1948 में रखी गई। घंटाघर की नींव तत्कालीन राज्यपाल सरोजिनी नायडू ने रखी। घंटाघर का उद्घाटन 1953 में लाल बहादुर शास्त्री ने किया। क्लॉक टावर को पहले बलबीर टावर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि क्लॉक टावर पहले इसका नाम क्या था? बलबीर टावर था। और इसकी उद्घाटन कब हुआ था? 1953 में। किसने किया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। ठीक है, क्लॉक टावर की ऊंचाई 85 फीट है। इसका आकार षष्ठभुज है। ठीक है, आकार भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी आकार किस आकार का है। ठीक है, क्लॉक टावर के पास पलटन बाज़ार भी है। ये भी आपको याद रखना। पलटन बाज़ार कहाँ पे स्थित है? क्लॉक टावर के पास। क्लॉक टावर कहाँ पे है? देहरादून में क्या है? पलटन बाज़ार भी स्थित है और क्लॉक टावर। देहरादून जनपद में प्रमुख पर्यटक स्थल, ये दोबारा आ गया, ये हमने देख लिया है। देहरादून में चिड़ियाघर। ठीक है, देहरादून जू का पुराना नाम मालसी डियर पार्क है, ये आपने देख लिया है। उत्तराखंड का प्रथम चिड़ियाघर है यह। देहरादून जू को मिनी जूलॉजिकल पार्क के रूप में विकसित किया गया है। देहरादून जू प्रबंधन सोसाइटी की स्थापना 2016 में की गई है। देहरादून जू को 1976 में वन चेतना केंद्र के रूप में विकसित किया गया। कब किया गया? 1976 में वन चेतना के केंद्र के रूप में विकसित किया गया। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं
कालसी, कालसी का पुराना नाम कालकूट है या कालकूट भी हो सकता है, ठीक है, आ सकता है। कालकूट याद रखना है आपको। भीमसांग ने कालसी के लिए शुद्ध नगर कहा, ठीक है। शुद्ध नगर किसका पुराना नाम है? ये आपको याद रखना, कालसी का। कालसी यमुना एवं अमलावा नदी के लिए यमुना एवं अमलावा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। कालसी किसके तट पर है? यमुना एवं अमलावा नदी के तट पर स्थित है। कालसी से मौर्य सम्राट अशोक का 257 ईसा पूर्व का शिलालेख मिला है। स्थानीय भाषा में शिलालेख की चित्रशिला कहा जाता है, ठीक है। स्थानीय भाषा में शिलालेख को क्या कहा जाता है? चित्रशिला। आगे बढ़ेंगे। भारतीय सर्वेक्षण विभाग 1767 ईस्वी में इसकी स्थापना बंगाल में हुई, जिसका मुख्यालय द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 को बंगाल से देहरादून जनपद में स्थानांतरित किया गया। कब किया गया? 1942 में, ठीक है। यह विभाग भारत का एकमात्र भू मानचित्र सर्वेक्षण का कार्य करता है, ठीक है। 1830 में एवरेस्ट इसके महासर्वेक्षक नियुक्त हुए, जिन्होंने 1852 को विश्व युद्ध की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट की ऊंचाई 29,002 फीट घोषित की गई थी, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ठीक है। 29,002 फीट घोषित की गई थी। आगे हम देख लेते हैं। ये था हमारा देहरादून का पहला अध्याय, ठीक है। ये हमारा पहला अध्याय कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे सेकंड अध्याय में और चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। और ये हमारा पहला अध्याय कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई होप दोस्तों हमारी जो जिला सीरीज़ चल रही है वो आपको अच्छी लग रही होगी, ठीक है। आपकी काफ़ी अच्छी स्टडी चल रही होगी। और अगर आपने उत्तराखंड का जिला सीरीज़ देख लिया तो उत्तराखंड का आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा इसमें, ठीक है। आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर रखी हैं जिला सीरीज़ में, ठीक है। इसलिए जिसने भी यह वीडियो देखी उसका सिलेक्शन निश्चित ही होने वाला है। अच्छे से देखनी होगी, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखनी पड़ेगी, ठीक है। तभी आपका सिलेक्शन निश्चित ही होगा, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट भाग को देखेंगे। और हिंदी में हमारा उपसर्ग और प्रत्यय हो गए हैं, समास में नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं कनिक सहायक वाले तैयारी करने वाले, 60 दिन आपके लिए बचे हैं, तो आप लगा दीजिए जी जान, ठीक है। यानी कि आर पार की लड़ाई है, छोड़ना नहीं है। और जो पुलिस कांस्टेबल वाले हैं, पुलिस कांस्टेबल वाले 29 तारीख को डेट है, उसकी अंतिम तिथि है भरने की, तो उससे पहले आप आंदोलन कीजिए। हो सकता है कि उसमें उम्र सीमा बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर बढ़ेगी तभी आप निश्चित ही उस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अन्यथा आप फिर कनिक सहायक के लिए फ़ाइट करेंगे या फॉरेस्ट गार्ड या अन्य जो स्नातक स्तरीय वाली परीक्षाएं आएंगी उनके लिए फ़ाइट करेंगे, ठीक है। इसलिए आपको 29 से पहले ही जो भी आंदोलन करना है उससे पहले ही कर सकते हैं, तभी उसमें एज बढ़ सकती है। अगर एक बार 29 तारीख निकल गई तो उसके बाद एज बढ़ने नामुमकिन है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवं टेक केयर, धन्यवाद।